नमस्कार। क्या आपको आपकी अच्छी पत्रकारिता के बाद भी कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है? क्या आप किसी कांग्रेसी इकोसिस्टम के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किए जा रहे हैं? तो आइए मैं आपको आसान टिप्स बताता हूं और बताता हूं कि कैसे आप मैग्सेसे अवार्ड तक पा सकते हैं। इसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप में एक अलग ढंग की पत्रकारिता करनी होगी। जैसे अडानी को डुबाने के लिए आपको एंडरसन को ढूंढने जाना होगा। नमस्कार नमस्कार। और उसका टोन थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा आपको इंडियनिज्म लाना होगा। ये ब्रिटिश कल्चर बीत गया, राइट? तो आपको रवीश कुमार जी को फॉलो करना होगा क्योंकि उनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है। तो कैसे फॉलो करेंगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नमस्कार, मैं एंडरसन को ढूंढने आप पहुंचा हूं। एंडरसन कहां है पता नहीं, आजकल मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं। मेरा भी ज्वाइन बटन काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अब हम गजा और गाजा के बीच का अंतर आपको समझाएंगे। हम बताएंगे कि उर्दू में गजा का मतलब क्या होता है और गाजा का प्रोनाउंसिएशन अपने आप में कितना खराब माना जाता है। मेरे एक उर्दू के जानकार मित्र ने बताया। इससे आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मगर इस प्रकार की बकैती आपको मुसलमानों के लॉबी के करीब लेके जाती है। अब इसमें कुछ फीड्स है, जैसे कि मान लीजिए जब जीडीपी कम हो तो कांग्रेस की कैसे तारीफ करनी होगी। कम जीडीपी का यह मतलब नहीं है कि मनमोहन सिंह नाकाम हो गए। मनमोहन सिंह के शासनकाल में 70,000 करोड़ किसानों का लोन माफ किया गया। यह अपने आप में एक बड़ी घटना है, जिसके कारण ही 210 सीटें मिली है। अगर आपको लगता है कि CWC स्कैम, CWG स्कैम, 2G स्कैम, AG स्कैम, OG स्कैम, लोजी स्कैम या फिर आदर्श स्कैम से कांग्रेस खराब काम कर रही है, तो मैं आपको बताऊं कि ब्लैक मनी अगर भारत के अंदर है तो वो भी जीडीपी को मजबूत करती है। कट। लेकिन अगर दोस्तों अगर जीडीपी ज्यादा हो तब आपको कैसे पत्रकारिता करनी है? नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत भले ही दुनिया की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया हो, मगर आज भी लाखों करोड़ों लोगों को 2 वक्त का खाना मोदी सरकार प्रोवाइड करा रही है। कांग्रेस इससे अच्छी थी। उसने एक बार सेट कर दिया था कि जो 21 रुपए से अधिक कमाता है वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना जाएगा। मगर मोदी सरकार कोई बार नहीं सेट कर रही है, कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट कर रही है। मोदी सरकार सबको खाना दे रही है। 2 वक्त का राशन के बजाय सबको 5-5 केजी अनाज फ्री दे रही है, नमक फ्री दे रही है, तेल फ्री दे रही है। इससे तो मुफ्तखोरी की आदत लग जाएगी। आप कांग्रेस के समय देखिए कि किस प्रकार से रेणुका चौधरी आकर के कहती थी कि क्या 5 लाख का कार चलाने वाले 70 रुपए का पेट्रोल नहीं ले सकते। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है, लेकिन पेट्रोल किस प्रकार से 100 रुपए के आसपास पहुंच गया है। आपको पता होना चाहिए कि भले ही कांग्रेस के सरकार के समय स्कल्प मिसाइल आपके पास नहीं थी, आपके पास तेजस नहीं था, आपके पास राफेल नहीं था और आपके पास खरीदने को 1 रुपया नहीं था, मगर वो अमेरिकी फील दिलाती थी जब आपके घरों में प्याज के छिलके देखे जा सकते थे 80 रुपए केजी बिकने के बावजूद। आज मोदी सरकार ने किसानों का क्या हालत कर दिया है। क्या ये जो चौथे रैंक का जीडीपी होना है, ये होना है? यही नया भारत है? ऐसे नए भारत को मैं अस्वीकार करता हूं। पॉइंट नंबर 3, विदेशी बसाओ योजना। इस योजना को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के समय नमस्कार, किस प्रकार से म्यांमार में आप देख रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसी बीच अगर कोई आपको टोके और बोले कि भाई साहब अत्याचार तो चीन भी कर रहा है उजिगर मुसलमानों पे, तब आपको क्या बात करनी है? तब आपको बताना है आज हम किसानों के बीच में हैं और गोबर से खाद उगाने की विधि के बारे में जानेंगे। अच्छा, ठीक है। इससे किसान समृद्ध हो सकते हैं। जब कांग्रेस शासनकाल हो तब आपको पत्रकारिता कैसे करनी है? देखिए, ये जो अड़हाती हैं यही किसानों की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। मैं अड़हातियों के मंडी के बीच में हूं और आपको मैं बताऊं कि किस प्रकार से अड़हाती किसानों का शोषण कर रहे हो। जब मोदी सरकार किसान बिल लेके आए तब आपको कैसे पत्रकारिता करनी है? किसानों का जिस प्रकार से शोषण कर रही है मोदी सरकार अब ये एक नया बिल लेकर के आ रही है जिसमें कह रही है कि किसान की मर्जी चलेगी, वो जिसे बेचना है बेचे। ऐसे में जो अड़हाती उनके भगवान की तरह है, जो गरीबी में, शादी में, मृत्यु में, दुख में, सुख में उनको उधार देते हैं पैसा और बदले में उधार चुकाते चुकाते किसान 72 हूर को प्राप्त हो जाता है। सॉरी, ऊपर चला जाता है। 72 हूर से खास संप्रदाय वाले बुरा मानेंगे, उनको बाद में ले लेंगे।
तो इस प्रकार की आपको पत्रकारिता करनी है, ग्राउंड जीरो पर जाकर के प्रो खालिस्तानी इवेंट्स को कैसे डिफेंड करना है। मानते हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों की हत्याएं वहां पर हो गई, कुछ लोगों का बेअदबी के नाम पर हाथ पांव काट दिया गया, मगर इससे आप पूरे किसान आंदोलन को जज मत कीजिए। मानता हूं कि वहां पे चिकन बिरयानी मिल रही है, मानता हूं कि वहां पे पिज्जा मिल रहे हैं, मानता हूं वहां पे शराब की नदियां बह रही है, मगर ये तो पंजाब के कल्चर में है खाना पीना। ऐसे में लोग प्रोटेस्ट करते करते थोड़ा एंजॉय भी ना करें। पत्रकारों का वैसे भी एंजॉयमेंट नरेंद्र मोदी सरकार ने छीन लिया। एक समय कांग्रेस की सरकार में पत्रकार जाते थे, राडिया टेप का खुलासा आपने सुना। हमारी ही अपनी सहयोगी बरखा बीवी जो है वो किस प्रकार से पत्रकारिता के नाम पर मंत्रियों तक की भी सेटिंग कर लेती थी। इसी सेटिंग गेटिंग में कुछ पैसे भी कमाई हो जाते थे, मगर मोदी सरकार के युग में पत्रकारों को एक चवन्नी तक नहीं मिल रहा है। उस चवन्नी के लिए अगर कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ मुझे पद यात्रा करनी ही पड़ रही है, भारत जोड़ो यात्रा करनी ही पड़ रही है, तो आप लोग मुझे ट्रोल क्यों कर रहे हैं? मजा आया। यह भी स्टेप होता है। ऐसे अगर आप पत्रकारिता करेंगे तो आप करीब पहुंचेंगे उसी इकोसिस्टम के, आपके अवार्ड मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पत्रकारिता का एक और स्टैंडर्ड है, मैं आपको बताता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसकी बात करने वाला, अतिथि भव की बात करने वाला आज हिंदू समाज कितना असहिष्णु हो गया। वो अपने बीच रोहिंग्या मुसलमानों को बिठाना नहीं चाहता। क्या रोहिंग्या मुसलमान अपराधी है? इसी बीच अगर कोई बोले कि हाँ कई रोहिंग्या फर्जी आधार कार्ड के मामले में, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध, लूट मार, इन सब में पकड़े गए हैं, तब रवीश कुमार जी कैसी पत्रकारिता करनी चाहिए? क्या बात कर रहे हैं बाबा? देखिए, ऐसे स्थिति में पत्रकारिता का स्टैंडर्ड आपको ऊंचा लेके जाना होगा। मानते हैं कि कुछ अपराध में रोहिंग्या मुसलमानों का नाम आया है, तो क्या आप इससे पूरे समाज को जोड़ देंगे? क्या इस प्रकार के अपराधियों की कोई जाति, धर्म, पंथ होता है, विशेष होता है? मुझे नहीं लगता है ऐसा है। लेकिन जैसे ही अगर कोई यूपी के बदायूं जैसा कांड हो, यहां अपराधियों के जाति के बारे में बताना आवश्यक है। उनकी जाति, दलित बच्ची के साथ हो रहे अपराध पर उसकी जाति से आप दूर नहीं भाग सकते। उसकी जाति के बारे में जानना जरूरत है, क्योंकि ये जातीय दंभ ही था। जैसे ही मुसलमान कोई दलित बच्ची के साथ, जैसे कौशाम्बी का उदाहरण हो जाए, या फिर जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में घटनाएं हुई, या जिस प्रकार से पोस्ट पोल बंगाल के घटनाएं हुई, वहां पर जब दलितों के साथ मुसलमानों के द्वारा अत्याचार हो, विभत्स घटनाएं हो, कितनी भी विभत्स घटनाएं, तो ऐसे कान के अंदर दोनों उंगली डालने का है और चुप हो जाने का है। वहां पर कुछ और ही पत्रकारिता करनी है। ऐसी परिस्थिति में आपको सारा दोष गोदी मीडिया पे डालना है, हिंदुओं के ऊपर डालना है। वो कैसे डालना है? दर्शकों, जिस प्रकार की घटना बंगाल में हुई पोस्ट पोल वायलेंस के बाद, क्या यही वो घटनाएं हैं? इसी के बारे में चर्चा होनी चाहिए। हमें लगता है कि मोदी सरकार जिस प्रकार से आर्थिक मोर्चे पर घिरती जा रही है, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। मुर्शिदाबाद की घटना पर कुछ देर के लिए आप चुप्पी साध सकते थे। इससे दो कम्युनिटी के बीच में जो वैमनस्यता का भाव फैल रहा है, वही उसका दोषी है। अगर हिंदू इतने असहिष्णु न होते, इतना अत्याचार, थोड़ा बहुत अत्याचार तो सह ही सकते थे। आपका वैसे भी प्रैक्टिस है, आपने बाबर का अत्याचार सहा, आपने औरंगजेब का अत्याचार सहा, आप तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के भी जमाने में अत्याचार सह रहे थे। तो अब ऐसा क्या हो गया? अब अपने आप को क्यों स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं? जब आप जानते हैं कि संविधान में इंदिरा गांधी जी ने पहले ही सेकुलरिज्म जोड़ दिया और सोशलिज्म जोड़ दिया। सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है? सेकुलरिज्म की परिभाषा यह है कि हिंदुओं पर किए गए किसी अत्याचार को आप जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मान सकते हैं। हिंदुओं को गाली देना भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मान सकते हैं। जैसे इरेडिकेट वाला सनातन धर्म पर जब बयान है, तो आप कैसे डीएमके को डिफेंड कर सकते हैं? डीएमके की ये कोई राजनीति नहीं है। आप भी जानते हैं, पेरियारवादी मानसिकता और पेरियारवादी आइडियोलॉजी में हिंदू धर्म के ऊपर कटाक्ष होता रहता है। इसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी से सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इस सवाल का उत्तर अगर आपको जानना है तो आप पेरियार से जाके पूछिए। उसके लिए आपको अपना बलिदान देना होगा। हो सकता है पेरियार जिस नर्क में हो या स्वर्ग में हो, वहां आपके पास जाने का टिकट मिले ना मिले, लेकिन मेरा यह मानना है इन सब मुद्दों पे जो है जाना नहीं चाहिए। ये सब भटकाने का प्रयास है। पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का कैसे साथ देना है, उसके बारे में अगर आपको पत्रकारिता नहीं आती, ट्रस्ट मी गाइस, आपको अवार्ड नहीं मिलने का। अब वहां पर कैसे पत्रकारिता करनी है? अच्छा, हमको सिखा रिया है।
नरेंद्र मोदी जी की आक्रामक राजनीति के कारण ही जो भी पहलगाम में हुआ उसका दोषी है। अगर मुसलमानों को इतना सप्रेस नहीं किया जाता, धारा 370 नहीं हटाया जाता, तो मुझे लगता है कि पहलगाम जैसे इंसिडेंट नहीं होते। यहां पर हो सकता है कोई दर्शक काउंटर क्वेश्चन पूछ दे कि ये तो 1989 में हुआ, 2006 में हुआ कश्मीर में, तो आपको कैसे करना है? तब वहां पर आपको अपनी कलात्मकता दिखानी है। अगर आपको लगता है कि एक गरीब हेडमास्टर का बेटा बुरहान वानी मिलिटेंट बन गया, टेररिज्म शब्द का प्रयोग नहीं करना, मिलिटेंट का करना। अगर आपको लगता है कि एक गरीब हेडमास्टर का बेटा मिलिटेंट बन गया, तो क्यों बना, उसके पीछे क्या कारण थे, यह आपको समझना पड़ेगा। कश्मीर को आप जिस दृष्टि से देखते हैं वो दृष्टि आपकी सही नहीं है। मेरी दृष्टि से देखिए, आज कश्मीर में सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, उसका कारण क्या था? क्योंकि ये जो ब्राह्मण क्लास के लोग थे, वहां एलीट क्लास के लोग थे, सदियों से दबा के बैठे थे वहां के मुसलमानों को। इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि नायकू जो है ना, वो गरीब हेडमास्टर का बेटा ना है तो कम से कम एक अच्छा मैथमेटिशियन था, वो एकदम मतलब कुछ नहीं तो कम से कम ओसामा बिन लादेन के टाइप का इंजीनियर बनता। लेकिन भारतीय सेना ने वो काम छीन लिया उनसे। वहां पर आपको संवेदना जतानी है। हमारे सूत्रों के अनुसार नायकू बहुत अच्छा गणितज्ञ था, हो सकता है वो आर्यभट्ट भी बनता, लेकिन उसे सिर्फ घर वापसी रोक रही थी। अगर वो घर वापसी कर लेता, कोई, हालांकि ये कम्युनल टर्म माना जाता है, लेकिन आप सोचिए कि घर वापसी किए बिना भी अगर उसे कुछ हिंदू सभ्यता संस्कृति के बारे में पढ़ा करके, जैसे कि अर्थ इज अ फ्लैट सोसाइटी, इस पर अगर आप बात करते तो आप मानिए ना मानिए वो एक नया कुछ निकाल के देता। मगर भारतीय सेना ने उसको 72 हूर के पास जल्दी पहुंचा दिया। अल्लाह ताला उसे जन्नत अता करे, पता नहीं 72 हूर मिलेगी या 72 मुस्टंडे। इस तरह की पत्रकारिता से आपको जो है एक अलग क्लास पे लेके जाया जाता है। अब दर्शकों, कभी कभी आपके जीवन में ऐसा भी सिचुएशन आएगा जहां पे पठानकोट जैसा अटैक हो जाए। अब पठानकोट अटैक में जो मास्टरमाइंड था वो शाहिद अब्दुल लतीफ था, जिसे गुडविल जेस्चर के नाम पर कांग्रेस सरकार ने छोड़ दिया। ऐसे में हो सकता है मोदी या फिर भाजपा आईटी सेल या भाजपा आईटी सेल ये के गुंडे फंसाने का प्रयास करें यूपीए सरकार को। तब आपकी पत्रकारिता का टेस्ट होता है, वहां पर आपको कैसे पत्रकारिता करनी है यह सीखना बहुत जरूरी है। पठानकोट की घटना के बारे में नरेंद्र मोदी कब जिम्मेदारी लेंगे? क्या नरेंद्र मोदी सरकार अपने इंटेल के नाकामियों को छुपाना चाहती है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार यह बताना चाहती है कि उसमें और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है? कोई काउंटर क्वेश्चन पूछ ही लेगा शाहिद लतीफ के बारे में, यह तो होगा ही। शाहिद लतीफ को अच्छे व्यवहार के कारण छोड़ दिया, यही तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमको सिखाती है। और देखिए, विदेश से आई हुई सोनिया गांधी उसको सीख गई, मगर मोदी जी सीख नहीं पा रहे। इसी बीच जब उरी में आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तब आपको टोन कैसे बदलना है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी सिर्फ सेना ने दी है। हमारे पास कोई सूत्रों के अनुसार जानकारी नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल जैसे राजनीतिज्ञ का यह स्पष्ट रूप से मानना है कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक नाम की कोई चीज नहीं हुई है। कांग्रेस ने इसमें कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम सर्जिकल स्ट्राइक करते रहे। अब यहां पर हो सकता है कांग्रेस फंस जाए, क्योंकि जो आरटीआई के अनुसार जानकारी मिली है, कभी कांग्रेस सरकार ने किसी भी तरह से ऑफिशियली सेना का प्रयोग नहीं किया था सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। तब आपको किस प्रकार की बयानबाजी करनी है? नरेंद्र मोदी जी की आक्रामक राजनीति क्या एशिया और पूरी दुनिया को अस्थिर करने का प्रयास है? क्या यह भारतीय राजनीति के पॉलिटिकल डायनेमिक्स में एक बदलाव है? क्या भारतीय विदेश नीति का यह बदलाव भारत के लिए दीर्घकालीन राजनीति के दृष्टिकोण से यह जो विदेश नीति है मोदी सरकार की, यह खराब होती हुई नजर आएगी? क्या दुनिया भर के देश अब हमको गांधी के जगह अहिंसावादी, बुद्ध की अहिंसा नीति के जगह पर मोदी की हिंसात्मक राजनीति के तौर पर देखेंगे? इसी बीच साला क्या होता है, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है एक और एयरफोर्स वाला। तब वहां पर आपको किस तरह की पत्रकारिता करनी है? पाकिस्तान में जिस प्रकार से एयर स्पेस का वायलेशन हुआ, और यह मैं मानता हूं कि भारत की यह राजनीति नहीं है। मनमोहन सिंह की नीति ठीक थी, 26/11 में हमलावर आए, मार के चले गए और राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए। इससे शांति व्यवस्था बहाल हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच ही हुए। अब आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच नहीं होने को लेकर के ट्विटर पर भक्त कितना प्रसन्न रहते हैं। आपके जीवन से एंटरटेनमेंट
खत्म किया जा रहा है। आपको पता है, आपको दुखी किया जा रहा है। क्या इसी दुखी इंडिया को आप देखना चाहते हैं? यही दुखी इंडिया आपका है? ऐसे नए इंडिया को मैं अस्वीकार करता हूं। नमस्कार, ये थे टॉप टिप्स आपको जो अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट बनाते हैं। थैंक यू। प्लीज डू सब्सक्राइब अभिषेक तिवारी शो, और ज्वाइन बटन लेना है तो अभिषेक तिवारी शो का लो। भले ही अवार्ड मुझे नहीं मिलता, लेकिन अवार्ड के लेने के टिप्स तो सही टाइम पे बता ही देता हूं। थैंक यू।